जय हिंद दोस्तों, मैं शोएब सलमानी और एक नए शो बतकही में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के होनहार खिलाड़ी मुन्ना खालिद जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाल ही में इन्होंने दिल्ली के लिए पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया। सभी अखबारों ने, सभी न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को कवर किया। आपने जामिया के हिंदी विभाग का नाम भी रोशन किया है। आपको एक बार दोबारा फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। आज इस बतकही के माध्यम से आपकी पिछली ज़िंदगी पर डालते हैं एक नज़र। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मानो बशीर बद्र साहब ने ये लाइनें मुन्ना खालिद के लिए ही लिखी हों। मुन्ना खालिद अपनी जिंदगी में सफलता का मूल मंत्र सिर्फ मेहनत को मानते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खानपुर के रहने वाले मुन्ना खालिद 6 महीने की उम्र से ही बाएं पैर से कमजोर हैं। दरअसल पोलियो ने उनके बाएं पैर को तो कमजोर कर दिया, लेकिन उनके हौसले को छू तक नहीं पाई। इनके पिता ट्रक ड्राइवर हैं। वैसे ड्राइवर के रास्ते में तो ब्रेकर आते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर कभी भी ब्रेक नहीं लगने दिया। मुन्ना खालिद पढ़ते गए, बिना ये जाने कि आखिर बनना क्या है। मुन्ना ने कड़ी मेहनत और लगन से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया और हिंदी विभाग से आज पीएचडी कर रहे हैं। जामिया से ही उन्होंने अपने पैरा बैडमिंटन खेल का भी आगाज किया। 2015 में उन्हें एक बड़ा मौका मिलता है, ओपन नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप चेन्नई का। वहां क्वार्टर फाइनल तक वो खेलते हैं, लेकिन पहली बार में सफलता हाथ नहीं लगती। इसके बाद 2016 में नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में हरियाणा के फरीदाबाद में 2 कांस्य मेडल हासिल किए। फिर क्या हुआ? जिंदगी के पहले मेडल ने मुन्ना खालिद के हौसलों में 4 चांद लगा दिए। इसके तुरंत बाद दिल्ली 4th एनसीआर चैंपियनशिप गाजियाबाद में 2 स्वर्ण पदक हासिल किया। इन्हीं सोने के 2 पदकों ने मुन्ना की जिंदगी को मानो सुनहरा कर दिया हो। 2018 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सहायक कार्यकारी में सरकारी नौकरी हासिल कर ये साबित कर दिया कि है अगर ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद कर सोने से कुछ नहीं होगा। फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद आपने खेल को ही क्यों चुना? अ, खेल को चुनने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब मैं जामिया आया था 2012 में, तो मैं पहले टेबल टेनिस खेलता था। टेबल टेनिस के बाद एक दिन मतलब थोड़ा सा मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं बैडमिंटन खेलूं। तो वो मेरा बैचलर का सेकेंड ईयर लास्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर था। तो कुछ लोग हॉस्टल में खेल रहे थे बैडमिंटन। मैंने उनको बोला कि मुझे भी खिला लो, तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। और जब वो खेल लिए तो उसके बाद वो बिना खिलाए मुझे चले गए। तो तब मैंने वहाँ से ये सोचा कि अब मैं बैडमिंटन ही खेलूँगा और ये लोग ही मुझे बुलाएंगे खेलने के लिए। और लगभग 6-7 महीने के बाद ऐसा हुआ कि वो लोग मुझे बुलाते थे खेलने के लिए। खालिद साहब, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे एक जानकारी मिली कि गाँव में जब आप रहते थे, उस समय काफ़ी मुश्किल भरा समय गुज़रा। आपने अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए एक पीसीओ पर भी आपने काम किया और उस काम के बदले आपको ₹250 पर मंथ मिलते थे। कितना संघर्ष भरा वो समय था आपके लिए? एक्चुअली हम 7 भाई बहन हैं और मेरे पापा जो हैं वो एक ड्राइवर थे, प्राइवेट ट्रक वगैरह चलाते हैं। तो 7 बच्चों का पालन पोषण और उनकी शिक्षा एक ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें ये था कि मुझे पढ़ना है, अपने घर के हालात बदलने हैं। तो बचपन से ही मेरा ये था कि बस मैं पढ़ूँगा और मैं पढ़ता था। उसके बाद मैं थोड़ा-सा अपने किताबी खर्च या अपनी पॉकेट मनी कह लो, क्योंकि मैंने कभी घर से पॉकेट मनी अपनी नहीं ली है। बचपन में भी जैसे बच्चे माँगते हैं ₹5, ₹10, ₹2, मैंने कभी नहीं लिए। तो मैं एसटीडी पर बैठता था जिसके मुझे ₹250 पर मंथ मिलता था। तो उससे मैं अपना किताबी खर्च और अपना पॉकेट मनी चलाता था। हमारे पास आपके लिए एक मैसेज है और उसको देखते हैं।
मेरे बच्चों में मुझे मुन्ना की चिंता ज्यादा रहती थी कि मुन्ना क्या करेगा अपनी जिंदगी में, कैसे बढ़ेगा, क्या करेगा। लेकिन एक बात थी, पढ़ने में बहुत तेज था। मैंने इसको दिल्ली भेजा। दिल्ली भेजा तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा था पढ़ाई का। कैसे पढ़ाई करता बिना पैसों के। मैंने सोचा सिलाई करी जाए। मैंने सिलाई की, बहुत सिलाई की। और फिर मैंने घर के खर्चे में से काट काट के पैसे कटौती कर करके मैंने पैसा इकट्ठा किया। मुन्ना ने वहां भी बहुत मेहनत की, वहां ट्यूशन पढ़ाए और पैसा इकट्ठा किया। और इसी तरह से इसकी पढ़ाई पूरी हो गई। पूरी होने के बाद इसकी सरकारी नौकरी लग गई और हम बहुत खुश हैं। और नेशनल खेल के ये अभी अभी पदक लेके आए हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ओलंपिक में भारत के लिए ये पदक जरूर लेके आएगा। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे गांव में, तो आपने उनसे ये आग्रह किया कि मैं भी खेलना चाहता हूं, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि आप हमारे बीच नहीं खेल सकते, हम आपको अपने बीच नहीं खिलाएंगे। तो मतलब क्या आपने उसी समय ये तय कर लिया था कि अब हम खेल में कुछ अलग करके दिखाएंगे? नहीं, खेल का तो नहीं सोचा था, क्योंकि एक डिसेबल पर्सन के लिए फुटबॉल खेलना तो मामूली बात नहीं है, क्योंकि कोई कैसे खेलेगा डिसेबल पर्सन, क्योंकि उसमें तो सारा फुटवर्क ही होता है। तो मेरा तो यही था कि कोई बात नहीं, नहीं खिलाया। लेकिन मैंने पढ़ाई के लिए अपना सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, कोई बात नहीं, नहीं खिला रहे, मैं कोई और गेम खेल लूँगा। तो ये मन में था, क्योंकि उस टाइम पे समझ भी नहीं थी, बच्चे थे, थर्ड फोर्थ क्लास की बात है ये। तो जैसे जैसे बढ़ते गए, समझदारी आती गई, तो अपना फिर जामिया जब आए तो अपना खेल चुन लिया। घर की हालात ठीक नहीं थी, फिर भी आपने खेल को चुना और मुसलसल आगे बढ़ते रहे। कैसे किया आपने इस चीज़ को, मैनेज किया कैसे? एक्चुअली मैनेज की बात तो ये है कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद वो फिर खेलने जाते हैं, या वो कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, या टूर पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। ये मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद जो भी समय मुझे मिलता था, मैं अपना बैडमिंटन खेलता था, यही इसी ग्राउंड पर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। यही मेरा होम ग्राउंड कह सकते हैं इसको। तो मतलब मैनेज करना तो मुश्किल होता था, क्योंकि पढ़ाई और उसके बाद फिर खेलना, थकना, बहुत ज़्यादा थक जाना, तो कठिन तो लगा। लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलती गई तो और इंटरेस्ट जागता गया, और मैं बिना रुके फिर चलता गया आगे। आपने खेल और पढ़ाई को एक साथ मैनेज किया। आप पीएचडी भी कर रहे हैं, आपने गवर्नमेंट जॉब भी हासिल किया और इसके साथ साथ आप मेडल पे मेडल ला रहे हैं। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी डिपार्ट को इतना, उसके नाम को इतना रोशन किया आपने। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी उत्सुकता बढ़ रही है कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? अ, प्रेरणा क्या मिलती है? देखो, जब इंसान के सपने होते हैं कि मुझे कुछ हासिल करना है, तो उसे उस गोल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है जब तक वो हासिल ना कर ले। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद जब मैंने एमएसडब्ल्यू किया, तो एमएसडब्ल्यू में मेरा, जब मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेयर बन चुका था, मैं नेशनल जाने लगा था, तो उसके बाद ये था कि भाई अब तो ओलंपिक गोल सेट करना है, और वो मैंने कर लिया। जॉब का मुझे नहीं मालूम था कि मुझे जॉब करनी है या नहीं करनी है। हालांकि घर की स्थिति को देखते हुए जब जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो फिर मुझे काम करना पड़ा, और उसकी वजह से लगभग 2 साल भी मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। फिर कोविड लग गया, 2018 में मेरी जॉब लगी थी, और 2020 शुरुआत से ही ये कोविड चल रहा है, तो बहुत मतलब थोड़ा सा पीछे भी हुआ। लेकिन फिर भी कोविड के बाद तुरंत दोबारा प्रैक्टिस शुरू की, और उसके बाद आगे बढ़ता गया, और रिज़ल्ट अभी नेशनल में मिला मुझे उसका। हालांकि इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरा गोल अलग है, मेरे कंपटीटर अलग हैं, तो मुझे उनको भी कम्पीट करना है और अभी और मेहनत करनी है। आपने बैडमिंटन जब चुना तो उस समय आप किसको देखते थे? किसके जैसा आप खेलना चाहते थे? कोई एक आइकन रहा होगा, कोई एक आप जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं आप? साइना नेहवाल हैं। जी। उन्होंने देश को पहला ओलंपिक मेडल भी दिलाया है बैडमिंटन में, और मुझे पहले से ही वो बहुत ज़्यादा खेलते हुए पसंद थी, और मेरे बैडमिंटन आइकन भी वही है, साइना नेहवाल। अभी पिछले दिनों मैं कुछ खिलाड़ियों के बारे में पढ़ रहा था, तो नोएडा के जिलाधिकारी सुहास सेलवई के बारे में मैंने पढ़ा। तो वो, उन्होंने भी देश का नाम रोशन किया, काफ़ी पदक उन्होंने भी जीते।
तो आपने उनसे भी आपको प्रेरणा मिलती होगी। जी, काफ़ी प्रेरणा मिलती है। एक आईएएस होने के नाते वो बैडमिंटन खेलना, मतलब एक ज़िले को सँभालना और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनसे तो बहुत हमें प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो तो उन्हीं से और ज़्यादा हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस बनना और फिर एक ज़िले को सँभालना कोई मामूली बात नहीं है। आपके लिए एक संदेश और है हिंदी डिपार्ट से जामिया के। मुन्ना खालिद हमारे बहुत प्रिय छात्र हैं और इनको मैं सालों से जानता हूँ। इनकी जो मेहनत है उसका परिणाम हम सबके सामने। मैं मुन्ना खालिद को इस अवसर पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर साहिबा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर, रजिस्ट्रार साहब और तमाम उन लोगों को जिन्होंने लगातार मुन्ना खालिद को उनकी परफॉर्मेंस के लिए हमेशा इनकरेज किया है। और जो प्लेटफॉर्म मुन्ना खालिद ने हासिल किया है, मुझे लगता है कि वो इसके हकदार हैं। मैं एक दफ़ा और उनकी मेहनत, लगन, परिश्रम के लिए न सिर्फ मुन्ना खालिद को मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि उनके परिवार को, हिंदी विभाग जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, उनके माता पिता को, सभी को बधाई देता हूँ और ये शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दिव्यांगजनों को लेकर भारत में खेल की क्या स्थिति है? कितना मतलब लोग उत्साहित हैं खेल को लेकर? अ, दिव्यांगजनों में तो उत्साह काफ़ी बड़ा है। ये एक्चुअली ओलंपिक के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है दिव्यांगजन खेलना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। अगर उनको सोर्सेस हों, उनके मतलब उनके पास उनको साधन प्रोवाइड कराए जाएं तो उनमें उत्सुकता और बढ़ेगी। जैसे अभी अगर हर एक स्टेडियम में उनको अलाउ किया जाए सभी नॉर्मल प्लेयर की तरह, तो वो भी अपनी प्रैक्टिस करके कुछ आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी वो देश के लिए मेडल ला सकते हैं अलग अलग गेम्स में। क्योंकि अगर दिव्यांगजनों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रैक्टिस कहाँ जा कर के करें, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए या तो नज़दीकी कोई स्टेडियम हो जिसमें उनको अलाउ किया जाए, या उनके लिए स्पेशली कुछ स्टेडियम्स बनाए जाएं, तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, एक सलाह हो सकता है गवर्नमेंट को जी। आपकी तरफ से। आगामी होने वाले किस मैच की आप तैयारी कर रहे हैं इस समय? आगामी मैं अभी इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स होंगे मैं उसमें मैं खेलने जाऊँगा। वो चाहे, क्योंकि एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, उसके लिए ट्रायल्स होते हैं, तो ट्रायल में दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं उसमें सेलेक्ट भी हो जाऊंगा। उसके अलावा कुछ ओपन चैम्पियनशिप्स होती हैं इंटरनेशनल, तो उसमें भी मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी उसमें ज़्यादा खर्चा आता है और वो अ, मेरे बस की बात नहीं अभी इतना खर्च उठाना। तो मैं स्पॉन्सर भी ढूंढ रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर मिल जाए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। 2 शब्द उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो खेल में एक भविष्य तलाश रहे हैं या उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं खेल में, क्या कहेंगे आप? देखिए, खेल हो चाहे पढ़ाई हो, अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वो उनकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तो कोई ये एक साथ ऊपर नहीं पहुंच जाता है, उसके पीछे किसी भी एक खिलाड़ी की बहुत मेहनत लगी होती है। तो कोई ये ना सोचे कि भाई मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, 1 साल में 2 साल में मैं एक साथ ऊपर पहुंच जाऊंगा। अगर वो लगे हैं कि मुझे खेलना है और इसमें कैरियर बनाना है, तो वो बना सकते हैं, बशर्ते उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लेयर्स तो सभी होते हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है जीतता वही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को इतना कीमती वक्त देने के लिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में बतकही के, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।